सर 320 प्लस नहीं जाएंगे बायोलॉजी में तो हम रेस से वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो हमें एक वो क्रक्स मेथड बता दीजिए किस तरह से हमें डील आउट करने हैं चैप्टर्स को और हम 320 प्लस के आसपास पहुंच जाएं। तो आज इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक, माई सेल्फ ऋषभ जैन, आई एम परस्यूइंग MBBS प्री फाइनल ईयर from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, Delhi. I was the Indira Body back in 2016. Currently, I am the Vice President of all the medical colleges under the banner of FIMA, and I am mentoring NEET students like you through Unacademy, and I am teaching NEET students like you and mentoring NEET students like you since 4.5 years, right after I have qualified my NEET exam back in 2017. So बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे जो हम बहुत जल्दी निगलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि बायोलॉजी हमें पसंद है इसलिए हम मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बट द थिंग इज़ कि हम बायोलॉजी को साइड लाइन कर देते हैं और हमें ये बात पता ही नहीं लग पाती, या जब हमें पता लगती है तो बहुत देर हो चुकी होती है कि 50% सिलेबस बायोलॉजी का आने वाला है। 180 में से 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाएंगे। तो एक जो क्वालिफायर होता है ना ओलंपिक्स में जाने के लिए, वो क्वालिफायर तुम्हारा क्या है बच्चों? बायोलॉजी है। उसके बाद तुम्हें रेस दौड़ने के लिए काम आएगा फ्यूल की तरह केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते तीनों सब्जेक्ट को, बट हम बायोलॉजी को कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मस्ट टू डू टॉपिक्स जो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर में करने चाहिए, या तो हम जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अगर हम ड्रॉपर हैं और हमें एक नए सिरे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ड्यूरिंग माई इंटायर जर्नी ऑफ टीचिंग मैंने ये लिस्ट प्रिपेयर करी है तुम लोगों के लिए, सो दैट यू कैन एक्वायर मैक्सिमम थ्रू बायोलॉजी एंड मैक्सिमम मार्क्स हमारे नीट के अंदर आ सके। सो व्हेन आई गेव माई नीट, आई स्कोर्ड 316 मार्क्स इन बायोलॉजी एंड 165 मार्क्स इन फिजिक्स। तो 316 मार्क्स उस टाइम पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बट 2018 के बाद ट्रेंड चेंज हो चुका है बिकॉज एवरीवन इज अचीविंग हाई एंड क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी कम हुआ है, बच्चों ने बहुत सारा मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। तो in this manner we will try to incorporate biology in our course and in our mind। तो मैंने ये जो लिस्ट बनाई है वो यूनिट वाइज बनाई है, टॉप टू बॉटम तुम्हें ये फॉलो करना है, चाहे तुम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो या तुम रिवीजन कर रहे हो या तुम्हें क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करना है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ फर्स्ट नंबर पे बायोटेक को। 2 चैप्टर हैं, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन पक्का फिक्स है बायोटेक से। बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी रॉकेट साइंस पूछी जाती है, कुछ भी ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जो तुम्हें इंटरेस्टिंग ना लगे या बेकार लगे। बायोटेक में एक प्रिंसिपल है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन वाला सेगमेंट तो बहुत ही ईजी है। जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक पेज बना रखा था, उस पेज पे मैंने उसके बुलेट पॉइंट्स बना रखे थे और उन्हीं में से हर बार क्वेश्चन आया। तो बायोटेक मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम एफर्ट 2 चैप्टर के अंदर एफर्ट्स मार के तुम मैक्सिमम बेनिफिट उससे एक्वायर कर सकते हो। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी 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 एफिशिएंट चैप्टर जिससे तुम स्कोर को सडनली इंक्रीज कर सकते हो। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको तो यार हम इतना ऐसा बोलते हैं कि सर सेल तो हमें आता है। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ, सेल जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो सब बच्चे कहते हैं कि सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी, सर प्लीज़ थोड़ा जल्दी। जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो वहाँ पर पता लग जाता है कि इस बच्चों को कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं, बट वो जो एक वर्ड आ जाता है ना, सिली मिस्टेक, सर सिली मिस्टेक हो गई सर, 2 ऑप्शन में पता नहीं लगा क्या करना है, या सर वहाँ पर जाके पता नहीं लग पाया, गलत OMR मार्क हो गई। सो वो सबसे ज़्यादा चांसेस बेटा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर है, क्योंकि हम इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कभी कभी। एंड एक बात मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि यार ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते बहुत इंटरेस्ट से हैं हम, क्योंकि एक्चुअली हमें एनिमल्स पे मतलब ह्यूमन्स पे काम करना है। एंड MBBS में आके भाई 5.5 साल सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़नी है पूरी की पूरी। तो जब अगर वो तुम्हें नीट UG के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो वो तुम्हारे से ह्यूमन फिजियोलॉजी पूछ के क्या करेंगे इतनी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें MBBS में लाके उन्हें पढ़ानी ह्यूमन फिजियोलॉजी है। सो वहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी की इतनी वेटेज नहीं है। बट नीट PG की अगर तुम बात करो, जो मैं देने जाऊँगा अगले साल, वहाँ पर बेटा पूरे 5.5 साल में तुम्हें नीट के वो 5.5 साल की MBBS में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई गई है। सो अकॉर्डिंग टू मी बायोटेक सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। 3 चैप्टर है, तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। बायोमॉलिक्यूल थोड़ा सा बोरिंग है, बट मैंने जो क्लासेस ली हैं उसमें इतने निमोनिक्स कराए हैं कि सर न्यूट्रल अमाइनो एसिड को कैसे याद रखना है, बेसिक अमाइनो एसिड को बेहल से याद रखना है, न्यूट्रल को गैवली से याद रखना है, और एसिडिक एसिड का मतलब आग, तो बेटा एसिडिक अमाइनो एसिड को एसिडिक आग से याद रखना है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पराजीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन। तो इस तरह से करके पढ़ोगे तो बायोमॉलिक्यूल बहुत ईजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
उसके बाद यार थर्ड प्रायोरिटी मेरे अकॉर्डिंग प्लांट फिजियोलॉजी 100% होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चों की ज़िंदगी में, और यहाँ से पूछा जाना बनता भी है क्योंकि वो नीट यूजी ले रहे हैं। उसके बाद यार जेनेटिक्स बच्चों को मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत वीक लगता है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि बस उसके रट्टाफिकेशन में चले जाते हैं और उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर कान हमने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से घुमा के पकड़ा, बात दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो एग्जामिनर यही करता है, कान उसको यहाँ से पकड़ना है, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन अगर पूछना है तो वहीं से पूछेगा, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट कर देगा, तो बच्चे क्या करते हैं, आंसर अलग लगा के आ जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअल मैनर में हमें डील करना है किसको, जेनेटिक्स को। सबसे ईजी, सबसे स्कोरिंग यूनिट मेरे को दो लगती हैं, बायोटेक और जेनेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर को पता होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, तो वो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट फ्रेम नहीं करता। जहाँ पर इजी पार्ट होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई या सेल हो गई या बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करता है। फिर यार 5वें नंबर पे मेरे अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन आता है। रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्टिंग भी लगता है, वेटेज भी अच्छी कैरी करता है, और प्रायोरिटी लिस्ट में हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यार ये जो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है ना, 3 चैप्टर है, 3 पिन पेज लेने हैं, एक दिन बैठना है, गाने लगाने हैं या कुछ भी सुनना है, स्पीकर पे गाने लगा दो एंड इसके बुलेट पॉइंट्स में नोट्स बना लो। ये सबसे इफेक्टिव मैनर है इन 3 चैप्टर को रिवाइज करने का और याद करने का, और मिनिमम एफर्ट्स के साथ, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा जाता। उसके बाद यार मैं सेकंड प्रायोरिटी के अंदर बोलूँगा इकोलॉजी को, क्योंकि क्या होता है ना, हमें इकोलॉजी नहीं आती, हम फिर बिल्कुल फ्रैंकली एक्सेप्ट करते हैं, जब मैं तुम्हारी एज में था मुझे भी नहीं आती थी। उसके बाद पढ़ाते हुए ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ टीचिंग वो चीज़ बहुत अच्छी तरह सीख ली। बट इकोलॉजी के अंदर यार बहुत डिफाइंड चीज़ें होती हैं, बट मैं इसको सेकंड प्रायोरिटी में इसलिए रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के हम 1-2 क्वेश्चन सही करके आएंगे, और वहीं जो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तुम देख रहे होंगे तो 6 जो यूनिट है उसके अंदर थोड़े से एफर्ट्स पर भी, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर भी हम बहुत अच्छी तरह उसको इफेक्टिव मैनर में अपना डील कर सकते हैं। उसके बाद मैं 7वें नंबर पर यार ह्यूमन फिजियोलॉजी का रखूँगा, क्योंकि चाहे मैं कितना ही बोल लूँ कि बच्चों ह्यूमन फिजियोलॉजी से नहीं क्वेश्चन आने, नहीं सर, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो पढ़नी है, क्योंकि हम इसके लिए ही तो एमबीबीएस करना चाहते हैं, इसके लिए तो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो इवेंचुअली एक साइकोलॉजी को अगर तुम एनालिसिस करो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी बच्चों तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा नीचे रखता हूँ नंबरिंग में, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी इवेंचुअली तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, चाहे मैं तुम्हें कितना ही बोल लूँ कि बच्चे उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी ह्यूमन नेचर है। मैंने भी खूब, मेरे टीचर ने मेरे को बोला था कि बच्चे मत पढ़िए, इतना मत पढ़, इतना डीप में मत जा, मैं पता नहीं कौन कौन सी बुक उठा के ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ता था। सो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी इसीलिए 8वें नंबर पर रखा है। फिर उसके बाद यार 9वें नंबर पर मैंने रखा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पर मॉर्फोलॉजी आ जाती है, एनाटमी आ जाती है, और तुम्हारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल मतलब जो लिविंग टिश्यू के बारे में है वहाँ पर आ जाता है, उसके बारे में आ जाता है। तो एनाटमी और मॉर्फोलॉजी बच्चों को बोरिंग लगती है, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। एक दिन बैठो, एक पेपर बना लो मॉर्फोलॉजी में, बाहर से एग्जाम्पल नहीं आते, कभी भी नहीं आए और कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। इक्का दुक्के बार हुआ कि थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट कर दिए, बट आंसर हमेशा एनसीईआरटी से ही निकला। लास्ट नंबर पे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड रखा है, क्योंकि इनिशियल चैप्टर होता है, हर कोई बहुत बूस्ट के साथ आता है, ज़रूर पढ़ता है। तो 9वें और 10वें नंबर पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा एज कम्पेयर टू द अदर चैप्टर्स, क्योंकि यहाँ पर तुम मिनिमम एफर्ट्स पे मैक्सिमम चीज़ें एक्वायर कर सकते हो। एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। इन मेडिकल फील्ड तुम्हें हार्ड वर्क तो करना ही है, 8 से 10 घंटे अपनी लाइफ के देने ही है रोज़ के रोज़, क्योंकि एक जो स्टेथोस्कोप तुम कैरी करना चाहते हो ना एज योर ऑर्नामेंट, उसके लिए यार बलिदान मांगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी स्मार्ट वर्क के हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, और वो स्मार्ट वर्क मैं तुम्हें सिखाऊंगा ऑन अनअकैडमी ऐप थ्रू माई स्पेशल क्लासेस। वट एवर आई टीच यू इट विल मेक यू दिस मच कैपेबल कि तुम एक अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल सीट एक्वायर कर सको, एंड जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं एम्स, BMMC एंड मौलाना आज़ाद, उसके अंदर अपनी एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सको। तो यार मेरे अकॉर्डिंग ये है लिस्ट। प्रायोरिटी में बायोटेक से स्टार्ट करना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड पे ख़त्म करना है, चाहे MCQ लगा रहे हो, चाहे रिवीजन कर रहे हो, या चाहे तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ये सब के लिए वैलिड है, सब के लिए वैलिड है। सो NCERT इज द बेसिस ऑफ 75 to
78 क्वेश्चन, फोकस ऑन दैट फर्स्ट। हम क्या करते हैं, वो 5, 7, 10 क्वेश्चन के पीछे भागने लग जाते हैं, अलग अलग बुक्स पढ़ने लग जाते हैं। जब बच्चे मुझसे अनअकैडमी क्लास में डाउट्स पूछते हैं, जब मैं लाइव क्विज कराता हूँ या फिर मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि सर ये वाला डाउट बता दो, मैं उनको बता देता हूँ, बट एक साथ में नीचे एक मैसेज जरूर लिख के भेजता हूँ, बच्चे दिस विल नॉट बी आस्क्ड इन नीट या NTA 2021, ठीक है। ये ज़रूर मैं उनको आंसर के नीचे लिख के भेजता हूँ। तो ये बात यार समझनी पड़ेगी कि NCERT से ही 75 to 78 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बार तो हद ही कर दी थी, 85+ क्वेश्चन NCERT से ही थे। फिर डायग्राम्स एंड इफ पॉसिबल कंप्लीट मॉक क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर आके जब हम फाइनल एग्जाम्स में बैठते हैं ना, तो टाइम नहीं बचता, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाती है। तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम्स में NCERT ऐसी चीज़ें पूछती है कि कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लेबलिंग कहाँ पर मार्क है। अगर 3 लेबलिंग मार्क है तो इस साइड इस जगह पे कौन सी लेबलिंग थी, इस जगह पे कौन सी लेबलिंग थी, और नीचे कौन सी लेबलिंग थी। इस तरह से भी NCERT क्वेश्चन फ्रेम करती है। एंड कंप्लीट मॉक क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम डील करेंगे बायोलॉजी को थ्रू अनअकैडमी, एंड हम लोगों ने एक कमिटमेंट करी है कि आई विल बी डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल कि तुम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा पाओ, एंड यू आर मेकिंग द अनदर कमिटमेंट कि सर वी विल फॉलो यू, एंड जैसा आप कहोगे विल डू दैट। सो ऑन दिस नोट, ये बायोलॉजी का मैंने तुम्हारे लिए एक पूरा सिनेरियो तैयार करके दिया है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में तुम्हें किस तरह से चीज़ें डील आउट करनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, लेट्स क्रैक इट। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस